नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। वर्ष 2016 में मानहानि, सेंसरशिप, इंटरनेट पाबंदी, देशद्रोह और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे अनेक मसले हमारे न्यायालयों में पुरजोर ढंग से उठे और उनमें कईयों पर ऐतिहासिक आदेश और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस भी आए। न्यायिक पहल की दृष्टि से वर्ष 2017 का पहला ही सप्ताह अपने नाम ऐतिहासिक महत्व दर्ज करा चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़े आदेश और ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। इनमें एक फैसला तो भारतीय क्रिकेट के प्रबंधन के मामले में है, जिसे कई दृष्टियों से देश के न्यायिक इतिहास में याद किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो बड़े फैसलों और उनमें निहित कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बात करेंगे। पहला है चुनाव में धर्म, जाति, रेस या भाषा के नाम पर गोलबंदी पर सख्ती का आदेश। दूसरा है कानून के नाम पर अध्यादेश राज चलाने की सरकारों की प्रवृत्ति से संबंधित। मीडिया में धर्म जाति वाले आदेश को भरपूर कवरेज मिला, पर अध्यादेश वाले मामले की न तो अपेक्षित रिपोर्टिंग हुई और न ही उस पर विद्वानों, संपादकों या कानूनविदों की ज़्यादा टिप्पणियां सामने आईं। ज़्यादातर टीवी चैनलों ने तो उसे खबर योग्य ही भी नहीं माना। इस चैनल को छोड़कर किसी ने शायद ही उस पर चर्चा कराई, जबकि समाज और सियासत में दोनों फैसलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने समझने की इच्छा देखी गई। क्या मीडिया ने लोगों की अपेक्षा के हिसाब से कवरेज किया? क्या दोनों फैसलों को लेकर समाज में उभरते विचारों, उत्सुकताओं, सवालों या शंकाओं को मीडिया या विधि विशेषज्ञों की तरफ से संबोधित किया गया? क्या हैं वे विचार, सवाल या उत्सुकताएं? मीडिया मंथन में आज हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे अपने तीन खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स के न्याय और विधि मामलों के संपादक सत्यप्रकाश। हमारे साथ हैं जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार और सर्वोच्च न्यायालय परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण। शुरुआत मैं सत्यप्रकाश आपसे करना चाहता हूं। आप मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आज की डिस्कशन में। यही सवाल जो मैंने इंट्रो में भी कही अपनी बात, कि भाई धर्म जाति वाले की, क्रिकेट वाले की खूब चर्चा हुई और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो, बड़ी खबर है। लेकिन अध्यादेश के मामले पर महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सामने आया, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कोर्ट की आईं। मीडिया में गायब, बिल्कुल एक अखबार दो अखबारों में हल्की फुल्की खबरें छप गई। टेलीविज़न ने शायद ही, मैंने कम से कम नहीं देखा, हो सकता है और लोगों ने देखा हो, मैंने नहीं देखा, कई चैनलों को मैंने छाना। आखिर वजह क्या अध्यादेशों को कमतर आंका गया, उस ऑब्जर्वेशन को, उस महत्वपूर्ण टिप्पणी को? क्या वजह है? अक्सर ये कहा जाता है कि मीडिया में, खासकर मीडिया स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है कि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। इस तरह की ट्रेनिंग से निकलकर पत्रकार आ रहे हैं और जिस तरह से अभी मीडिया संस्थान जो हैं, जहां पढ़ाया जाता है लोगों को, जिस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है और जो अभी जिस तरह की चर्निंग चल रही है मीडिया इंडस्ट्री में, खासकर जो अभी डिजिटल मीडिया के आने के बाद सब कुछ ये देखा जाता है कि कौन सी खबर ट्विटर पे ज़्यादा चल रही है, कौन सी खबर फेसबुक पे ज़्यादा चल रही है। वैसे समय में मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको फिर भी कुछ तवज्जो मिल गई। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर, जाति, धर्म और संप्रदाय के इस्तेमाल को, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि उसको फिर भी इतना महत्व मिला। देखिए, एक दिक्कत रही है मीडिया के साथ, वो दिक्कत ये रही है कि जो कुछ छपता है मीडिया में उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। फिल्म, इंटरटेनमेंट, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, इसके बाद जो चीज़ें छपती हैं उसको उतना इसके बाद अगर कुछ है तो वो क्राइम। लेकिन सत्यप्रकाश, आप तो संपादक हैं कानूनी कवरेज और इस तरह के इश्यूज़ को लेकर। हमारा ये समझना है, और आपके अखबार के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कर रहा हूँ मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हमारे पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं और एक न्यायिक सक्रियता का दौर इसे कहा जा रहा है। पॉजिटिव वे में मैं एक बात कह रहा हूँ, न्यायिक सक्रियता। तो क्या सूचना देने के स्तर पर, लोगों को एजुकेट करने के स्तर पर बहुत सारी उत्सुकताएं लोगों की हैं, क्या उनको एड्रेस करने के लिए मीडिया में ये विचार नहीं आ रहा है कि हमें इस तरह के इश्यूज़ को ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए? देखिए, ये बाजारीकरण का दौर है और मीडिया इससे बुरी तरह प्रभावित है। मैं किसी अखबार या किसी टेलीविज़न चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बुरी तरह से बाजारीकरण से पूरी मीडिया इंडस्ट्री प्रभावित है। और जो, जैसे हम कहते हैं कि मीडिया का रोल क्या है, टू इन्फॉर्म, एडुकेट, एंटरटेन, टू सेट द एजेंडा फॉर डिबेट इन द सोसाइटी।
और ये और टू वर्क एज वॉचडॉग, ये प्रहरी का काम, एजेंडा सेट करने का काम, लोगों को एडुकेट करने का काम, ये नहीं हो रहा है। सारा का सारा जोर इन्फॉर्म करने पे है, और उस इन्फॉर्मेशन का क्या अर्थ हुआ वो समझाने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। और कई बार ये जो ट्विटर का दौर कह रहा हूँ, कौन सी खबर ट्विटर पे ज़्यादा चलेगी, इसमें बहुत सारी ट्रिवियल चीज़ें जो बहुत कहें कि फूहड़ तरह की चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चलती हैं और उस पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा, जो ऑर्डिनेंस वाली बात है, ये बहुत ही सीरियस बात है, हमारी व्यवस्था से जुड़ी हुई बात है, लोकतंत्र कैसे चलेगा उससे जुड़ी हुई बात है। प्रशांत भूषण, हम आपसे समझना चाहते हैं यही पहलू कि जो बिहार के संदर्भ में जो कोर्ट का फैसला, ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी जो भी आप उसे कहें आई, उसमें संविधान की धारा 123 और 213 दोनों का जिक्र है, यानी सिर्फ बिहार का ही पहलू नहीं है, केंद्र का भी पहलू उसमें शामिल है। एक कानूनविद के तौर पे आप कैसे देखते हैं ये जो टिप्पणी है ऑर्डिनेंस लाने की, बार बार लाने की, दोहराने की, एक बार नहीं 4 बार 5 बार? हमने देखा कि यूपीए 2 में 25 के आसपास अध्यादेश आए, अभी लोग हम जोड़ रहे थे, हमने देखा कि 20 से अधिक अध्यादेश हो गए हैं कुछ ही 2.5-3 साल में इस सरकार में भी। तो ये जो ट्रेंड है, क्या आप समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या दोनों तरफ है, राज्य और केंद्र पर फैसले का? और अगर ऐसा है तो इसको मीडिया ने, कानूनविदों ने और सिविल सोसाइटी ने किस रूप में देखा और कैसे देखा जाना चाहिए था? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ये फैसला था, क्योंकि आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं, टेंडेंसी ये हो रही है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को सरकार और सरकारें ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, और सरकारें ये चाहती हैं कि भाई उन्हीं की मनमानी चले और उनमें भी एक आदमी जो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उसकी मनमानी चले और उसके मनमानी ढंग से काम होता रहे। अध्यादेश राज भी उसी प्रवृत्ति का एक अंग है कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अंडरमाइन करते हैं, विधानसभा या लोकसभा या पार्लियामेंट को अंडरमाइन करके आप ये चाहते हैं कि भाई पार्लियामेंट कानून ना बनाए, असेंबली कानून ना बनाए, लेकिन कानून जो है सरकार और सरकार में भी बैठे हुए एक दो चार, एक कभी कभी तो एक ही जना तय कर लेता है कि भाई अच्छा ये कर दो, और उसके आधार पर एक अध्यादेश बन जाता है, उसको जारी कर दिया जाता है। उसको फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला कि उसको पार्लियामेंट में या असेंबली में पेश भी नहीं किया जाता जो संविधान कहता है, और उसके बाद जैसे ही वो लैप्स होता है तो उसके बाद दूसरा अध्यादेश उसी तरह का जारी कर दिया जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये एक उसी प्रवृत्ति का एक नमूना है कि अब सरकारें और सरकार में जो बैठे हुए जो बड़े, जिसको हम सुप्रीमो कहते हैं, अब तो पूरे देश में यही हाल हो गया है। चाहे केंद्र सरकार को देख लें, चाहे राज्य सरकारों को देख लें, एक सुप्रीमो चलाता है, लेकिन वो प्रशांत अपनी जी, मनमानी ढंग से जो चाहता है वो करना चाहता है। और वो जी प्रशांत जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर इस तरह के इश्यूज पर जब कोई ऑब्जर्वेशन, कोई फैसला आता है जिसके काफ़ी बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं, और जो समाज में जो सामाजिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है लोगों की, उसको झकझोरने वाले होते हैं, तो इनको अगर मीडिया में प्रॉपर कवरेज नहीं मिलता या अपेक्षित कवरेज नहीं मिलता, क्या आप इसके पीछे, क्योंकि आप इतने सालों से इस प्रैक्टिस में हैं कानून एक अधिवक्ता के रूप में, क्या आपको लगता है कि मीडिया जानबूझकर ऐसे इश्यूज़ को जो बड़े लोगों को नागवार गुजरती हों उनको कवरेज नहीं देता, या ये बिकाऊ खबर नहीं लगती है इसलिए मीडिया ये कवरेज इसमें उनको कम करता है? ये क्या वजह है आखिर? नहीं, आमतौर पर जो सत्यप्रकाश कह रहे हैं वो सही बात है कि आज मीडिया जो है एक बाजारीकरण के दौर में है, जिसमें कि जो चीज़ उनको लगता है बिकेगी, जो उछालू है, जो सोशल मीडिया ने उठा ली है,
जिससे टीआरपी मिलेगा उस तरह की खबरें चलाना चाहते हैं। ये नहीं देखते कि भाई किस तरह के मुद्दे में कितनी महत्वता है, कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए, ये सब नहीं देखा जाता। और जो थोड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दे होते हैं जिसको समझने में थोड़ा समय लगाना पड़े, वो भी आजकल पत्रकार ज़्यादातर नहीं लगाना चाहते। बगैर समझे कुछ चीज़ को बस उछाल दो, कोई किसी चीज़ का तमाशा बना दो, यही आजकल मीडिया में चलने लगा है। प्रशांत जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। थोड़े से ऐसे पत्रकार हैं, थोड़े ही से ऐसे हाँ जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर। विवेक, आप कैसे देखते हैं? बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, सिंपल सी बात यही है कि जो R&D इंस्टीट्यूशंस के पास होना चाहिए, स्पेशली मीडिया हाउसेस के पास आना चाहिए, इस प्रकार के जजमेंट्स को एनालाइज करके। जैसा कि हमारे पहले वक्ताओं ने कहा कि एक प्रहरी की भूमिका भी होनी चाहिए मीडिया की, और वो प्रहरी की भूमिका तभी निभा सकते हैं जब वो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस को और डिसीजंस को एनालाइज करने का मादा रखते हों कि वास्तविकता में ये जन सामान्य के लिए कितना आवश्यक है कि उनको हम, मतलब हमको खुद नहीं पता है, एक प्रोफेसर होने के बाद भी मैं नहीं जान पा रहा हूं कि 20 इस तरह के अध्यादेश आ चुके हैं और उसके पहले भी आए थे। तो अध्यादेश से जब चलेगा तो प्रजातंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है क्या? और विवेक, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए या पूछते हुए सुना कि भाई ये जो फैसला आया जाति धर्म का, जिससे कि इसके आधार पर गोलबंदी चुनाव में ना हो, इसके आधार पर लोग वोट न मांगे, ये ठीक है। ये 123 पहले ही लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा है, इसको लेकर उसका दायरा बढ़ा दिया है थोड़ा। लेकिन ये बहुत सारे लोग सवाल करते रहे कि भाई 1995 का जो मशहूर JS वर्मा साहब की अध्यक्षता की जो पीठ थी, जो 3 जजों का फैसला था हिंदुत्व को लेकर, उस फैसले पर कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इसको रिव्यू किए बगैर, यार इसको ये समझा नहीं गया कि इसको रिव्यू करके इससे जोड़ा जा सकता है या इस फैसले का उससे कोई रिश्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सवाल हम जैसे लोगों से भी करते पाए गए कि भाई ये क्या है इसमें, आखिर उसको क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया, छोड़ा उसको क्यों गया। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? ये जो उत्सुकता लोगों की है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, धर्म और भाषा के बात पर तो जिसे कहना चाहिए, मीडिया में मैंने लेख देखे, जाति वाला अभी थोड़ी देर अलग करते, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि जो ये फैसला आया है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म पर प्रहार है। कि एक तरफ जब हमारी जब प्रजातंत्र की डिबेट चल रही थी और हमारे बाकायदा जो भारत के निर्माता थे, उन्होंने आखिर अकाली दल जैसे संगठन को, राजनीतिक संगठन को स्वीकार किया, मुस्लिम लीग संगठन को स्वीकार किया, तो कहीं ना कहीं एक सेकुलरिज्म का मादा ये था कि रिलीजन और लॉ इंटरवीन कर सकता है रिलीजन में इमेंसिपेशन के लिए। वरना आप कानून कैसे बनाएंगे कि दलितों को भी मंदिर में प्रवेश का जो है अधिकार मिले? अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए ये एक इमेंसिपेटरी एजेंडा हो सकता है। लेकिन अगर कहीं मेजॉरिटी ने इसको अंगीकार कर लिया तो वो मुश्किल आपके मुताबिक की तरफ। मैं एक अंतराल के बाद आप तीनों लोगों के पास फिर आऊंगा और इस पहलू पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा अंतराल। हम मीडिया मंथन में आज चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों को मीडिया ने कैसे कवर किया, कैसे कवर करना चाहिए था, क्या सवाल उठे, क्या उत्सुकताएं लोगों की हैं, उनको कैसे एड्रेस किया मीडिया ने, कानूनविद क्या सोच रहे हैं। सत्य प्रकाश, जो बात विवेक कुमार अभी कह रहे हैं, जाति धर्म और भाषा संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम जानते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व जो कानून है 123 बहुत पहले का है, 1951 का है और उसका घोर उल्लंघन होता रहा है। हम जानते हैं कि समाज में जितने चुनाव अब तक हुए हमारे यहाँ, अनेक असंख्य, मतलब उसकी कोई संख्या नहीं है, बहुत मुश्किल से कभी कभी कुछ एक्शन हुए, जिसमें महाराष्ट्र का बाल ठाकरे साहब से जुड़ा एक फैसला था। अब हम ये भी जानते हैं कि उसमें कितना विलंब हुआ था। एनीवे, लेकिन एक विवेक कुमार जो पहलू उठा रहे हैं, मनुस्मृति से पहले से जाति एक लोक प्रचलित शब्द और विचार है, जिसका स्वतंत्र भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 15, 16(2), 46, 330,
332, 335, 338, 340, 341, 342 सब में जिक्र है जाति का, एक विचार के रूप में, एक शब्द के रूप में। और मेरा ये कहना है, या हमारे बहुत सारे लोगों से ये के मन में ये उत्सुकता हो सकती है कि ठीक है कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर गोलबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज को एक गलत दिशा की तरफ ले जाता है। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं जाति और धर्म से जुड़े, इनको पूरी तरह अगर मीडिया में जो रिपोर्टिंग इसकी हुई है, ऐसा लगता है कि जाति का नाम लेते ही आप नाक भौं सिकोड़ लें। ऐसा लगता है कि जाति का नाम लेते ही कोई बहुत ख़तरनाक बात सामने आ गई है, जबकि हम समाज में हर वक्त जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, घृणा, विद्वेष सब कुछ देख रहे हैं। तो ऐसे में न्यायिक जो एक सक्रियता दिख रही है, न्यायिक जो फैसला हुआ है, वो चुनाव तक सीमित करता है, समाज तक नहीं। समाज तक वो अपने को नहीं ले जाता। आखिर क्या सरहदें हैं इसकी? दो पहलू हैं। एक तो समाज में जाति की चर्चा नहीं होगी या किसी कोई जाति विशेष या चुनाव की बात हम कर रहे हैं। नहीं, मैं दोनों चीज़ों कह रहा हूँ। एक तो कोई चर्चा नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। समाज में चर्चा होती रही है, होगी, और कोई समाज का कोई विशेष वर्ग पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की चर्चा हो सकती है। कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार ये कह सकते हैं, ये कि सरकारें कह सकती हैं कि किसी वर्ग के लिए हम ये करेंगे। इसमें जो फ़र्क करने की आवश्यकता है वो यह है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत जो 123 में जो करप्ट प्रैक्टिसेस की बात है, उसके तहत उस सीमा में इसकी चर्चा की। थोड़ा दायरा बढ़ा दिया है इस फैसले में। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कैंडिडेट और या उसके एजेंट की बात नहीं, इवन वोटर्स के जाति और धर्म की बात की जाए तो वो भी इसमें शामिल। जी जी, कहीं से भी ये नहीं है। अगर मैं कोई उम्मीदवार हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर जीतता हूँ, अगर मान लीजिए कि कहीं कोई एक दलित बस्ती है, कई खेत की बात है, कई बार इस तरह की हमारे समाज में वास्तविकता है कि दलित लोग एक खास इलाके में रहते हैं। अगर मैं कहूँ उम्मीदवार के रूप में कि इस दलित बस्ती के लोगों के लिए मैं ये करूँगा, या यहाँ जो दलित बस्ती है उसके लिए अलग से मैं स्कूल या कॉलेज, चूँकि उनके पास में कोई स्कूल नहीं खोल, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आएगा। जी प्रशांत जी, मैं आपसे सर इसी फैसले के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें डिलीवर करते समय फैसला काफ़ी शार्प डिवीज़न भी दिखा बेंच में, 4-3 का डिवीज़न है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो अपने टिप्पणी में कही हैं बातें, वो बहुत सारे कानूनविदों का मानना है, व्याख्या जो की जा रही है कि उसमें कुछ बहुत व्यावहारिक सवाल भी उठाए गए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न यह है कि सरकारें लोकतंत्र में चुनी जाने के बाद जाति, धर्म और भाषा का जबरदस्त इस्तेमाल करती हैं। कोई मुख्यमंत्री यज्ञ कराता है, कोई जो है नारियल फोड़ता है, कोई कुछ करता है। भारत का संविधान बताता है कि वो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये जो न्यायिक सक्रियता है वो सिर्फ चुनाव तक सीमित क्यों, समाज तक क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है। देखिए, समाज के लिए भी कानून बने हुए हैं कि अगर आप जाति या धर्म के आधार पर अगर आप लोगों को उकसाते हैं या हिंसा भड़काते हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए तो कानून बने हुए हैं कि वो कानूनी अपराध है। समाज में देखिए फ़र्क ये है कि यहाँ पर इस फैसले में ये बोला है कि चुनाव के लिए, चुनाव या वोट मांगने के लिए अगर आप धर्म या जाति या लैंग्वेज का आधार लेते हैं तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी, चाहे वो आप किसी भी तरह से धर्म जाति का आधार लेते हो। ये तो ठीक है कि समाज में इन सब चीज़ों की चर्चा बिल्कुल होती रही है, होती रहेगी, जाति, धर्म, लैंग्वेज वगैरह के बारे में, और उस पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी और मंत्री और सरकार वगैरह उस पर फैसले ले सकते हैं कि भाई ये पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए ये करने की ज़रूरत है। इस फैसले में सिर्फ ये बोला गया है कि अगर आप उसको चुनावी आधार बना लें वोट मांगने के लिए, तब वो करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, क्योंकि अगर ये रास्ता खोल दिया जाता है तब फिर उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। हम जो देख चुके हैं कि भाई मंदिर पर पूरा इलेक्शन, मंदिर मस्जिद पर पूरा इलेक्शन लड़ लिया जाता है, या मंडल कमीशन पर पूरा इलेक्शन लड़ लिया जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि धर्म और जाति के आधार पर लोग वोट मांगे और उस आधार पर सरकार बने।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म जाति का कोई जिक्र नहीं हो सकता, उस पर लेकिन डिस्कशन प्रशांत नहीं जी, हो सकता, लेकिन प्रशांत उस पर जी, फैसले नहीं हो सकते, लेकिन प्रशांत जी, उस पर मैं ये कह रहा हूं, सरकारी पॉलिसी नहीं बन सकते। लेकिन प्रशांत जी, मंडल मंदिर का काउंटर कैसे हो सकता है? मंडल कोई उपासना स्थल नहीं है। मंडल एक रिकमेंडेशन है एक कमीशन की, और उसको मंदिर के पैरेलल कैसे खड़ा किया जा सकता है? नहीं, अगर आप चुनाव में यही मुद्दा बना लें कि भाई हम चुनाव अगर जीतेंगे, हमारी सरकार बनती है, तो हम मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे जी, और या हम पिछड़ी जातियों को ज्यादा रिजर्वेशन देंगे वगैरह वगैरह, तो ये तो तब न्यायिक, ये कहा जा सकता है कि लेकिन आप ये तो जाति के आधार जुडिशियस पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो कानूनी तौर पे वैध इशू है। आयोग का गठन, उसके रिकमेंडेशंस अगर कहीं लागू नहीं है, जैसे बंगाल में लंबे समय तक लागू नहीं थी, ये सवाल उठाया लोगों ने वहां। नहीं, वो ठीक है, वो आप सवाल वगैरह उठा सकते हैं। सवाल यही है कि देखिए, उस तरह से तो जो माइनॉरिटी का जजमेंट है जस्टिस चंद्रचूड़ का, वो एक तरह से वो जजमेंट भी सही है जी। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में जहाँ पर बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग इलेक्शन सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर लड़ने लगे हैं, अगर आप वो रास्ता खोल देते हैं तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रशांत जी, मैं एक और अब्यूज होने प्रशांत जी, हमारे पास समय, प्रशांत जी, समय हमारे पास कम है। मैं एक चीज जरूर आपसे समझना चाहता हूं, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है सवाल, कि आखिर 1995 का जो मशहूर दिवंगत जस्टिस JS वर्मा साहब की अगुवाई वाले 3 जजों का हिंदुत्व का फैसला है, उसको क्यों नहीं ये फैसला डिलीवर करते समय उसको रिव्यू क्यों नहीं किया गया, या उस पर कोई निर्णायक टिप्पणी क्यों नहीं कोर्ट की सामने आई? आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं किया गया। होना चाहिए था, क्योंकि वो फैसला उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। जस्टिस वर्मा ने भी बोला था कि उस फैसले का बहुत मिसयूज हो रहा है, उसको गलत तरह से समझा गया है। तो इसलिए ये का था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था कि भाई ये आज नहीं कहा जा सकता कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है और उसके आधार पर वोट मांगना करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगा। ये बात इनको कह देनी चाहिए थी और उस तरह से वो 1995 वाला जजमेंट ओवर रूल कर देना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भूषण, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, आप कैसे इस पहलू को देखते हैं? खासकर मान लीजिए अगर फैसला ये हुआ, और जाहिर है इसका सभी खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन इसको लागू आप कैसे करेंगे? क्योंकि जो लागू करने वाली एजेंसी है, यानी सरकारी मशीनरी, ये निर्भर करेगा कि वो इस पहलू को कैसे देखती है, जाति धर्म के पहलू को। और जबकि ये जो है, देखिए कि जब आर्टिकल 323/3 देखा जाएगा तो ये क्वाजी जुडिशियल एक्टिविटी है, जिसके अंदर आप पर्पसिव इंटरप्रिटेशन में नहीं जा सकते। तो मुझे यही लगता है कि आप जब अपने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ समाजों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं जो कल तक सचमुच बहिष्कृत थे और उनके संस्थाओं के अंदर वो सहभागिता नहीं कर पा रहे थे, और आज जब वो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए उन संस्थाओं में आ रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं आपको उससे संबोधित नहीं कर सकता हूं, और फिर उस समय नहीं बात करूंगा जब आप चुन लिए जाएंगे और चुन करके सदन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में आप, तो फिर तो जिसे कहना चाहिए आपने पेंडोरास बॉक्स एक तरह से खोल दिया है, और वो इंटरप्रिटेशन पर छोड़ दिया जाएगा कि बाद में कौन सा ऐसा आदमी है सशक्त रूप में उसको पीनलाइज किया जाए। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल छोटी टिप्पणी, क्या संरचनात्मक और अधिसंरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और सुपर स्ट्रक्चरल बड़े चेंजेस लाए बगैर समाज में सिर्फ कानूनी पहल से, सिर्फ कानूनी कुछ फैसलों से समाज को इस कदर बदला जा सकता है कि वो अचानक धर्मनिरपेक्ष हो जाए? संविधान में तो हमने रखा है, हम कितना पाए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपने सबसे बड़ी बात कही कि एक डिटरेंट हो सकता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होगा? और जब तक वो क्रियान्वित नहीं होता तब तक उसकी विचारधारात्मक और उसकी स्पिरिट को हम अंगीकार नहीं कर सकते, और जब तक अंगीकार नहीं करेंगे तब तक संरचनात्मक परिवर्तन मुझे नहीं लगता। सत्यप्रकाश, क्या आपको लगता है मीडिया ये बृहत्तर सवाल उठा रहा है? हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चला है, बिल्कुल संक्षेप। मीडिया ने बृहत्तर सवाल उठाए हैं और हम भी मीडिया का ही हिस्सा हैं, इसलिए यहाँ चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन जो अभी प्रोफेसर विवेक साहब ने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, कुछ कन्फ्यूजन है। एक दो सवाल मेरे मन में उठा। मैं ये कहूँ कि मेरी कोई मातृभाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कि आप मुझे वोट दीजिए और अपनी मातृभाषा को हम 8वीं अनुसूची में जगह दिलाएंगे, तो क्या ये धारा 123(3) का उल्लंघन होगा? बड़ा सवाल। इस तरह के ऐसे और भी सवाल आएंगे और legitimate और मैं समझता हूं कि आप लोगों से ज्यादा आम जनता में बहुत सारे सवाल हैं। सभी एप्रिशिएट कर रहे हैं इस तरह की पहल को, इस तरह की न्यायिक सक्रियता को। एप्रिशिएट करने वाले, उसका अभिनंदन करने वाले लोगों की कमी समाज में नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो कैसे अमल में लाया जाए। सवाल यह है कि समाज का मिजाज कैसे बदला जाए। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद जब शासन में लोग आते हैं, जब वो गवर्नेंस की चाबी उनके पास होती है, उनकी सोच को कैसे बदला जाए, उनके फैसलों पर संविधान के तहत कैसे उनके फैसलों को किया जाए। बहुत सारे लोग जो एजेंसी चलाते हैं गवर्नेंस की, वही अगर संविधान के धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान का मजाक उड़ाते नजर आते हैं, तो फिर कैसे इन चीज़ों का निपटारा होगा? मुझे लगता है कि मीडिया को इन बृहत्तर सवालों पर भी विचार करना होगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।